तो साल का वो समय आ गया है जब देश के बजट की बात होती है। भारत का 2026-27 का केंद्रीय बजट आ चुका है और इसमें है कई बड़ी बड़ी घोषणाएं। लेकिन इन भारी भरकम शब्दों और आंकड़ों का असल में मतलब क्या है, चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए। 53.5 लाख करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि सोचना भी मुश्किल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सरकार इस पैसे का करने क्या वाली है और इसका देश की तरक्की और हम सब की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। इस पूरे बजट को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम बजट की बड़ी तस्वीर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि सरकार का मेन फोकस किन चीजों पर है। उसके बाद जानेंगे कि आम आदमी के लिए इसमें क्या खास है, इस पर विपक्ष का क्या कहना है, और आखिर में वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बजट की बड़ी तस्वीर से। ये वो आंकड़े हैं जिन पर देश की पूरी अर्थव्यवस्था की नींव टिकी होती है। इस बजट का सबसे दमदार आंकड़ा है 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये वो पैसा है जो सरकार देश में सड़कें, पुल, पोर्ट्स जैसी लंबी चलने वाली चीजें बनाने पर खर्च करेगी। ये पिछले साल से ज्यादा है और इसका सीधा मतलब है कि देश में कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, नई नौकरियां बनेंगी और इकोनॉमी को एक तगड़ा बूस्ट मिलेगा। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान किन सेक्टर्स पर है। इस साल का बजट भविष्य की टेक्नोलॉजी पर दो बड़े दांव लगा रहा है। सरकार ने अपना पूरा जोर दो चीजों पर लगा दिया है। एक तो सेमीकंडक्टर्स, यानी वो चिप जो हमारे फोन से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दिमाग होती है, और दूसरा है ग्रीन मोबिलिटी, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। ये दोनों ही आने वाले कल की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और भारत इनमें दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा अपडेट है। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया है। अब इसका मतलब ये है कि भारत सिर्फ बाहर से आई चिप्स को जोड़ने या टेस्ट करने तक ही नहीं रहना चाहता। अब फोकस है चिप को डिज़ाइन करने, उसे बनाने की मशीनें बनाने और ज़रूरी कच्चा माल सब कुछ देश में ही तैयार करने पर। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, सरकार इस पर सच में बहुत पैसा लगा रही है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का बजट लगभग दोगुना करके 8,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और तो और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने के लिए जो इंसेंटिव स्कीम है, उसे भी बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। ये दिखाता है कि सरकार इस सेक्टर को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। अब आते हैं दूसरे बड़े फोकस पर, यानी ग्रीन मोबिलिटी पर। इसे बढ़ावा देने का एक असरदार तरीका है सीमा शुल्क में छूट। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने के लिए विदेश से कोई पार्ट मंगाती है, तो उस पर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स सरकार माफ कर देती है। इससे गाड़ी बनाने की लागत कम हो जाती है और इंडस्ट्री के लोग भी इस कदम से काफी खुश हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बड़ी संस्था सायम के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा का मानना है कि बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन सेल जैसे जरूरी पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी की छूट को 2028 तक बढ़ाने से देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों पर ही नहीं बल्कि आम लोगों के ट्रांसपोर्ट को भी ग्रीन बना रही है। खासतौर पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 4,000 नए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान हुआ है। इसका सीधा फायदा वहां के लोगों को मिलेगा, एक साफ सुथरे और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में। अच्छा, ये सब तो हो गई देश और इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि हम और आप जैसे आम लोगों के लिए इस बजट में क्या है, हमारी जेब पर इसका क्या असर होगा। इसे समझने के लिए पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये एक तरह का टैक्स है जो विदेश पैसे भेजते वक्त बैंक जैसी संस्थाएं काट लेती हैं। हाँ, अच्छी बात यह है कि इसे आप बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके वापस ले सकते हैं, लेकिन ये आपके कैश फ्लो पर तुरंत असर डालता है। और यहीं पर सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। अब अगर कोई विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए 10 लाख रुपए से ज्यादा भेजता है, तो TCS 5% की जगह सिर्फ 2% लगेगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जर्मनी में पढ़ने वाले किसी छात्र को 12 लाख रुपए भेजने हैं। पहले इस पर 60,000 रुपए TCS कटता था, जो अब सिर्फ 24,000 रुपए कटेगा। मतलब सीधे सीधे 36,000 रुपए की बचत। ये छात्रों और उनके परिवारों के लिए वाकई एक बड़ी राहत है।
अब देखिए, किसी भी बजट की पूरी कहानी तब तक समझ नहीं आती जब तक हम ये न देखें कि विपक्ष का इस पर क्या कहना है। तो चलिए अब जरा उनकी आलोचनाओं पर भी एक नजर डालते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि ये बजट देश के असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट और किसानों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रहा है। उनके मुताबिक ये बजट सही दिशा में जाने से इनकार करता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर चिंता जताई है। उनका तर्क है कि अगर विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत है, जो इस बजट में नहीं दिखता। एक और तीखी आलोचना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में बंगाल जैसे राज्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है और ये देश के संघीय ढांचे यानी केंद्र और राज्यों के रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश है। तो इन सब बातों के बाद चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है। इन सारी घोषणाओं के बाद आखिरकार हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं और कौन सी महंगी? तो ये रही फाइनल लिस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ विदेश में पढ़ना लिखना सस्ता हो रहा है, चमड़े और कपड़े के सामान भी सस्ते होंगे और साथ ही सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने वाले पार्ट्स भी। वहीं दूसरी तरफ सिगरेट और शराब जैसी चीजें महंगी हो रही हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों और गलत इनकम टैक्स जानकारी देने वालों पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। एक तरफ सरकार टेक्नोलॉजी और भविष्य के उद्योगों पर बड़े दांव लगा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे देश की जमीनी हकीकत से दूर बता रहा है। क्या ये बजट भारत को विकास की रफ्तार देगा या फिर बेरोजगारी और महंगाई जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने में चूक जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।